नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और आज राजनीतिक लिहाज से बहुत बड़ा दिन है क्योंकि महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे, झारखंड के नतीजे आएंगे, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव जो हुए उसके नतीजे आएंगे और तमाम राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं जिसमें वायनाड भी है जहां से प्रियंका लड़ रही हैं उसके भी नतीजे आएंगे। तो सब पे नजरें एनवीएफ न्यूज की बनी हुई हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगातार एनवीएफ न्यूज पर आप बने रहिएगा आज, क्योंकि शुरुआत अब हो चुकी है काउंटिंग डे के विश्लेषण को लेकर। किस तरीके से आगे रुझान आएंगे और किस तरीके से रुझान नतीजों में बदलेंगे, इन सब चीजों पर बातें आगे होंगी जब रुझान आने शुरू होंगे, नतीजे आने शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले क्या माहौल है, उससे पहले महाराष्ट्र में क्या माहौल है, झारखंड में क्या माहौल है और अलग अलग सीटों पर क्या माहौल है, नेताओं के बीच क्या बातें चल रही हैं, कल क्या कुछ हुआ काउंटिंग से पहले कल रात को, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे और आगे क्या हो सकता है यही इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी दिन भर लगातार बातचीत चलती रहेगी। पंकज प्रसून जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ा दिन, काउंटिंग का दिन, 288 सीटें महाराष्ट्र सबकी नजरें हैं, झारखंड की 81 सीटों पर हैं, 9 सीटें उपचुनाव, उत्तर प्रदेश में उस पर भी नजरें हैं, वायनाड पर बहुत ज्यादा नजरें होंगी। आप सबसे पहले मुझे यह बताइए, इस काउंटिंग डे को, काउंटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू होगी, किस तरीके से देखा जाए, क्या कुछ आपका अनुमान कह रहा है? सबसे पहले मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की। वो इंटरनल सर्वे उनका है, आया है कि चुनाव के बाद वो बूथ बाय बूथ रिपोर्ट लेते हैं कि कहां पे कितना मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे की माने तो बीजेपी को 100 के करीब सीटें आ रही हैं। उन्होंने जो भी रिपोर्ट मंगाई है या जो भी असेसमेंट किया है उसके अनुसार महाराष्ट्र में वो देख रहे हैं कि खराब से खराब हालत में हम 90 से 92 सीट तो रहेंगे ही रहेंगे। और अगर लाडली लक्ष्मी योजना हुआ या जो उन्होंने किसानों को जो दिया था धनवंतरी योजना करके उसका, और जो 5 हॉर्स पावर का जो पंप सेट है उसका अगर कोई किसान इस्तेमाल करते हैं तो उनका बिजली बिल माफ है। इस तरह को माना जा रहा है कि अगर 2% का भी हमें फायदा हुआ इन योजनाओं से तो हमारा जो वोट अगर 2% बढ़ेगा तो फिर इसका मतलब कि हम 100 से भी ज्यादा क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, ये उनका अपना आकलन है। ठीक। उसके बाद 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कैंपेन के दौरान की है जो दर्शकों को जाननी चाहिए। छोटे छोटे समूह जैसे वरकरी समुदाय है एक वहां पे, जिस पंढरपुर वहां पे है, विठल देव स्वामी का मंदिर है, वहीं से ये इंस्पायर्ड हैं। उनके साथ उनका छोटे छोटे ग्रुप का जो होता है, वरकरी समुदाय के छोटे छोटे ग्रुप की तीर्थ यात्रा कराई है वहां पे। उसके बाद जो बौद्ध दलित हैं उनके साथ किरण रिजिजू जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कई दौरे हुए उनके, उन्होंने बौद्ध दलितों के साथ इंटरेक्शन किया और 2 बातें वो हमेशा कहते थे कि आप लोग कहते हैं कि संविधान समाप्त कर देंगे, संविधान समाप्त कर देंगे मोदी जी, आप बताइए कि जब कानून मंत्री किसी बौद्ध दलित को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना सकते हैं जो कि स्वयं किरण रिजिजू हैं, तो वो कैसे संविधान खत्म करेंगे, क्योंकि सब कानून मंत्रालय को ही करना है ना। तो जब मैं खुद वहां बैठा हुआ था तो कैसे करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आज तक अल्पसंख्यक मंत्री कौन बना करता था, हमेशा मुसलमान बनते थे। बिल्कुल, पहली बार ऐसा हुआ है कांग्रेस के लिए किसी मुसलमान ही बौद्ध अल्पसंख्यक, पंकज जी कांग्रेस के लिए मुसलमान ही अल्पसंख्यक हमेशा नजर आया ना, और अल्पसंख्यक दिखे ही नहीं कभी। नहीं, तो यही तो समझा रहे थे किरण रिजिजू साहब कि देखिए पहली बार एक अल्पसंख्यक मंत्रालय बौद्ध को दिया गया है जो कि दलित भी है। तो आप क्या चाहते हैं कि बौद्ध दलित कभी अल्पसंख्यक मंत्री बने, कानून मंत्री बने, या आप चाहते हैं कि मुसलमान बने? अब फैसला आपको करना है और आप सोचिए इस बात को लेकर। तो इस तरह की जो मोटी मोटी बातें करके वो जा रहे थे और बाला साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत और मोदी जी ने क्या क्या किया वो सब बता रहे थे। तो मुझे लगता है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में बौद्ध दलितों का वोट गया था महाविकास अघाड़ी की ओर, तो कुछ हद तक वो मैनेज हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस बार एक और है जो बटेंगे तो कटेंगे के नारे तले ओबीसी वोट बैंक एकजुट हुआ है। बिल्कुल इसमें दावे के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र का जो ओबीसी है महायुति की तरफ बिल्कुल कंक्रीट की तरह खड़ा था, उसका कुछ फायदा हुआ है। जो नैरेटिव स्तर पे जो लाडली लक्ष्मी योजना की बात मैंने की, जो योजनाएं चला रहे हैं एकनाथ शिंदे, इसका फायदा हुआ है। तो इन सबको देखकर भारतीय जनता पार्टी मराठा आरक्षण की बहुत बात हुई चुनाव के दौरान, उसका कुछ फर्क दिख सकता है? नहीं, मराठा आरक्षण की बात देखिए, आमतौर पे जो मराठा हैं, मराठा नेता किनके पास है? कांग्रेस के पास ज्यादा है, शरद पवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत बड़ा मराठा नेता उस तरह का था नहीं। अब आए हैं अजीत पवार वगैरह सब।
तो हमेशा से मराठा जो है वो कांग्रेस को वोट देते रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी दिया और इस बार भी शायद दिया है। लेकिन जो उनके खिलाफ, जैसे मराठा किस में आरक्षण मांग रहे हैं अपना, ओबीसी आरक्षण मांग रहे हैं, तो ओबीसी समुदाय एकजुट हो गया कि मराठा बनाम ओबीसी वहां हुआ, तो ओबीसी समुदाय ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर वोट दिया है, जो कि हल्का बिखर जाता था वो। उसके बाद मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो छोटे छोटे तबके हैं, जैसे ब्राह्मण वगैरह तो हमेशा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बार लोकसभा चुनाव के बनिस्पत, जो कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में के कारण चला गया था महाविकास अघाड़ी की ओर, ये वापस आया है। मैनेजमेंट के स्तर पर छोटी छोटी बात हुई है। 60,000 बैठकें आयोजित की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अकेले महाराष्ट्र में। इसका असर दिखेगा। नैरेटिव के स्तर पर देखिए, इस बार नैरेटिव सबसे ज्यादा किस नारे की गूंज थी? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लोकसभा चुनाव में किस नारे की गूंज थी? संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। तो नैरेटिव भी चेंज हुआ है। अब तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में यह कह रही थी कि अब तो राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है पंकज जी, अब महायुति से आगे निकले, महाविकास अघाड़ी पे अगर बात करें तो कहां दिख रही है? इन नतीजे तो थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे, रुझान भी। महाविकास अघाड़ी दिख रही है और उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना कहां नजर आ रही है? उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही महाविकास अघाड़ी की सबसे बड़ी कमजोरी है। वहां देखिए, सारा नैरेटिव, सारा कुछ जो चला है वो कांग्रेस और शरद पवार ने लीड किया है उसको, और वही मोटा मोटी डिक्टेट भी कर रहे थे। और उस खेमे की बात करूं तो जब अंदर आप बात करेंगे कांग्रेस के नेताओं से या शरद पवार गुट के नेताओं से, तो वो इस बात को कहते हैं कि ज्यादा सीट दे दिया, मतलब 91 सीटों पर लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे, और तमाम तरह के, खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या कांग्रेस हो या शरद पवार हो, ये तीनों मान के चल रहे कि ये 20 मैक्सिमम जीत रहे हैं। तो 91 पर लड़के जो 20 जीत रहा है, तो ये 50 सीट तो ऐसे ही सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी के कारण महायुति की तरफ जा रहा है। तो इस बात की भी चर्चा थी कि वो कमजोर कड़ी हैं और लड़के ले लिया। देखिए, कोंकण में और मुंबई वाले एरिया, मुंबई ठाणे वाले एरिया में तो शिवसेना हमेशा से स्ट्रांग रही है, तो वहां इनका स्वाभाविक हक बनता था। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद थी कि जब हमने कोंकण और ठाणे, मुंबई आपको दे दिया, तो विदर्भ और महाराष्ट्र हमारे लिए छोड़ देते आप। वहां भी झगड़ा करके ले लिया सीट कि नहीं, वहां भी हमें चाहिए। लेकिन पंकज जी, कांग्रेस जब जाती है छत्रपों के पास, तो वहां पर वो हमेशा कमजोर रही है। आप उत्तर प्रदेश में देख लिया अखिलेश यादव किस तरीके से हैसियत दिखाते हैं। शिवसेना से मजबूत, यूबीटी से मजबूत कैसे कांग्रेस महाराष्ट्र में हो गई? नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस शुरू से मजबूत थी, और जब महाराष्ट्र में सरकार भी थी कांग्रेस की, शरद पवार के साथ मिलकर वो बनाया करते थे, जब शिवसेना बीजेपी एक तरफ थी, कंबाइंड शिवसेना की बात कर रहा हूं। वो तो हुआ ये कि शरद पवार की पार्टी कमजोर धीरे धीरे हुई, या फिर जो अकेले लड़ी ना भारतीय जनता पार्टी वहां, तो उन्होंने पैन महाराष्ट्र अपना एक कैडर बेस तैयार किया, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, फिर योजनाएं आई, फिर गलतियां की, जैसे कि जब उद्धव ठाकरे उधर गए। अब बताइए कि राहुल गांधी जाके महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सावरकरवादी नहीं हूं, मैं सावरकर को नहीं मानता, महाराष्ट्र में जाके बोल रहे हैं। बिल्कुल। या फिर वो ये बोल रहे हैं शिवाजी महाराज के बारे में, जो कि तीखी टिप्पणियां आई। अब मैं देख रहा था एक मुसलमान नेता शिवाजी महाराज की बेइज्जती कर रहा है, और उद्धव ठाकरे बगल में बैठे हुए हैं। साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बोलने में डर लग रहा था, उस पर भी तमाम बातें हुई। जी बिल्कुल, नहीं खुल के बोल रहे थे। अब वो उद्धव ठाकरे अगर अपने पिता की सारी विरासत को त्यागना चाहते हैं, तो एक बार में बोल देना चाहिए कि मैं अपने पिता की किसी भी विचारधारा, उनके वक्तव्य के साथ नहीं हूं, मैं बिल्कुल अब सेकुलर हो गया हूं। सबसे पहले तो मतोश्री का नाम बदल के अम्मी जान कर ले, वो तो मातोश्री है ना वो, तो सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत कर ले अपने घर से। तो ये अब शिवसेना का नाम बदलकर औरंगजेब सेना कर ले। ठीक है पंकज जी, अब आते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव, जिसमें करहल की सीट बड़ी है, अयोध्या का वो चुनाव नहीं हुआ, वहां पर नहीं, उसकी भी चर्चा खूब होती। कुंदर की है, खैर है, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बड़ी परीक्षा योगी आदित्यनाथ की है। 9 सीटें, खूब आरोप प्रत्यारोप अखिलेश यादव की तरफ से भी हुए कि भाई वोट नहीं डालने दिया गया, जबरदस्ती कर ली गई। क्या वहां पर भी अखिलेश यादव को डर दिख रहा है क्या, इसीलिए पहले से माहौल बना रहे थे? नहीं, उत्तर प्रदेश में जो गलतियां की भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर वहां जिस तरह का नैरेटिव हुआ कि उस वक्त योगी आदित्यनाथ की उतनी नहीं सुनी गई थी, शाह का सिस्टम जो काम कर रहा था, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो सुधारा है। यहां योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। और तमाम जो एग्जिट पोल्स वगैरह सब आए हैं, वो कह रहे हैं कि 9 में से 7 सीटें तक
भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। करहल वाली सीट समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, एक और उसके अलावा जिस तरह चुनाव के दिन वो मुसलमान का एक नैरेटिव बना के कि एक इंस्पेक्टर का पिस्टल दिखा के कि वो मार रहा है, वो नैरेटिव के चलते दूसरी जगह ध्रुवीकरण भी हुआ। जो इन्होंने जितना शोर मचाया तो ध्रुवीकरण हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा करना चाहिए इस बार के उपचुनाव में। बिल्कुल, अब देखते हैं थोड़ी देर में जब रुझान आएंगे तो रुझानों में क्या कुछ दिखता है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक और हाई प्रोफाइल उपचुनाव हो रहा है वायनाड, केरल के वायनाड में, और राहुल गांधी की सीट, जहां पर वो चुनाव पिछली बार 2 जीते लोकसभा के, अब की चुनाव जीता, सीट छोड़ी क्योंकि रायबरेली से भी वो चुनाव जीत चुके थे, रायबरेली से सांसद हैं। बहन प्रियंका को भेज दिया। वायनाड का चुनाव, उपचुनाव में क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, वायनाड की डेमोग्राफी ऐसी है कि जानबूझ के सेफ सीट माना जाता है कांग्रेस का। मुझे नहीं पता कि जहां मुसलमान या क्रिश्चियन ज्यादा होते हैं वही सेफ सीट क्यों है कांग्रेस का, जहां हिंदू ज्यादा होते हैं उसे सेफ सीट क्यों नहीं माना जाता, ये मैं राजनीतिक पंडितों पर छोड़ देता हूं। कुल मिलाकर दोनों ईसाई और मुसलमान मिला के वहां 57% के आसपास हैं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है वहां राहुल गांधी 4.5 लाख वोट से जीते हैं। और क्या इस बार प्रियंका गांधी वो फासला बरकरार रखेंगी? वहां लड़ाई इस बात की है, जीत या हार तो मैं ले ही के नहीं चल रहा, क्योंकि जितनी हाई प्रोफाइल नेता हैं और सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने ध्यान दिया वहां पे। मतलब झारखंड के विधानसभा चुनाव थे 81 सीटों का, महाराष्ट्र उतना ज्यादा नहीं है। उनके सारे कैंपेनिंग का जो फोकस था वो वायनाड था, बहन थी। और फिर चुनाव के दौरान ये एक खबर ये भी आई कि ज्यादा मुस्लिम कर रहे हैं तो क्रिश्चियन नाराज हो गए। तो प्रियंका गांधी मिलने भी गई और बाकायदा मीडिया में भी आके बोला उन्होंने कि देखिए, क्रिश्चियन धर्मगुरुओं से मैंने विशेष रूप से मुलाकात की और हमारा पारिवारिक ताल्लुकात हैं। अब ईसाई के साथ प्रियंका गांधी के परिवार का क्या ताल्लुकात है मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, दर्शक खुद ही समझ रहे हैं। बिल्कुल, अब आते हैं एक और राज्य में जहां पर प्रॉपर चुनाव हुए, झारखंड। बहुत बातें पिछले 5 साल में हुई। हेमंत सोरेन जेल तक गए, फिर उसके बाद सत्ता बदली, फिर चंपई सोरेन ने पार्टी छोड़ दी, सीता सोरेन ने बगावत कर दी। तमाम लड़ाइयां झारखंड में दिखी। जिक्र होता रहा बेटियों का, जमीन का, जमाई टोला का, जिक्र होता रहा घुसपैठ का, और उसी पर यह चुनाव लड़ा गया। लगातार प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आपकी बेटियां ये छीन लेंगे अगर ये फिर से सत्ता में आ गए तो। क्या झारखंड, जहां से आप भी आते हैं, बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से आप झारखंड को देखते हैं, झारखंड के नतीजे, थोड़ी देर में रुझान आएंगे फिर नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने चुनाव के दौरान देखा था, आज काउंटिंग डे पे उसे थोड़ा ब्रीफ कीजिए कि झारखंड का माहौल क्या था और क्या हो सकता है अगले कुछ घंटे में। मैं बड़ी खबर देता हूं सबसे पहले। पिछले 24 घंटे में कुछ बड़ा हुआ है झारखंड में। झारखंड के केंद्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता है, नाम है सुप्रियो भट्टाचार्य। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लिस्ट थमाई और लिस्ट थमाई भी, और ये बताया कि देखिए ये हमारा आकलन है, पार्टी का आकलन है, हम इन सीटों पे जीत रहे हैं। अब सुप्रियो भट्टाचार्य एक बात भूल गए, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो बहुत अच्छा विन दिखाया, लेकिन कांग्रेस को और आरजेडी जैसी पार्टियां जो उनकी सहयोगी है उसको थोड़ा कम दिखा दिया। अब क्या हुआ, इससे कांग्रेस नाराज हो गई कि अरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, खुद को तो जिता रहा है और हम लोग को पता चला कि हरा रहा है, तो कांग्रेस की नाराजगी हो गई। उसके बाद एक दूसरे महासचिव हैं, विनोद पांडे नाम है, वो आए, वो बकायदा उन्होंने ट्वीट किया कि देखिए ये उनकी व्यक्तिगत राय थी, पार्टी का ऐसा कोई सर्वे वर्वे नहीं था, वो सुप्रियो भट्टाचार्य की खुद का ही वो आकलन था। तो हम तो भाई पूरे एक गुट बन के एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये पता चलता है कॉन्फिडेंस और आपस का समन्वय। अब एक जो प्रवक्ता है और काफी वो भी सम्मानित हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो आके कह रहे हैं कि ये हमारा आकलन है, पार्टी का आकलन है, और विनोद पांडे अगले ही दिन कह रहे नहीं उनका व्यक्तिगत आकलन है। वो नहीं, वहां तो कई सीटें ऐसे ही बता दी कि कांटे की टक्कर है जहां पर बीजेपी लड़ी नहीं रही। नहीं तो खैर वो सुप्रियो दा ऐसे इस तरह करते रहते हैं बीच में कुछ ना कुछ, तो उनको रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, रोज नई बात कहां से लाएंगे। अच्छा, कुछ ना कुछ तो हेमंत सोरेन पे मैं जानना चाहता हूं। देखिए, मैं एकदम ईमानदार आकलन कर रहा हूं। इस बार जो इंडी गठबंधन है, जो महागठबंधन बोल दीजिए, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है तो कल्पना सोरेन। कैंपेनिंग में भी बहुत नजर आई, वो चार्म है, नई है, बाकी सारे नेताओं को लोग देख चुके हैं। कल्पना सोरेन थोड़ा सा फ्रेश चेहरा लगती है, एक्स फैक्टर हो सकती है, उनके लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है।
और इधर का प्लस पॉइंट क्या है, जो एनडीए है उसका प्लस पॉइंट यह है कि पिछली बार जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे, एनडीए बिखरा हुआ था। आजसू अलग लड़ रही थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी था रघुवर दास को लेके। इस बार क्या हुआ है कि समय रहते इन्होंने सबसे पहले अपना गठबंधन मजबूत किया, आजसू को अपने साथ जोड़ लिया, जेडीयू को जोड़ दिया, लोजपा को अपने साथ जोड़ लिया, वहां पे किया। दूसरा, इन्होंने नैरेटिव सेट किया, वो घुसपैठिए वाला या फिर जो 5 साल का करप्शन है, लूट कर खा गए झारखंड को, इस तरह का नैरेटिव सेट किया। इसके बावजूद झारखंड का चुनाव क्लोज है, तो सिर्फ इसलिए क्लोज है कि ये गलती हुई वहां पे। गलती हुई कि हेमंत सोरेन जिस तरह से सरकार चला रहे थे और जिस तरह से वहां लूटमार मची हुई थी, इन्हें अरेस्टिंग नहीं करना चाहिए था। अरेस्ट करने की वजह से क्या हुआ कि जो भावुक लोग हैं ना, सिंपैथी वो गेन किया इन्होंने, और फिर ऐसा नैरेटिव उन्होंने बनाया कि देखो एक आदिवासी के बेटे को पूंजीपतियों की पार्टी मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर पा रही, इसलिए हम इन्हें देखो गिरफ्तार कर लिया और ये कर लिया। इफेक्ट पड़ सकता है, उसका इफेक्ट पड़ा, और उसी वजह से कल्पना सोरेन नाम की एक नई नेता पैदा हो गई। बिल्कुल ठीक है पंकज, कल्पना सोरेन तो घर में थी। बिल्कुल। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब से कुछ देर में जब रुझान आने शुरू होंगे और वो जब नतीजों में बदलेंगे तो झारखंड में क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी कवरेज शुरू हो चुकी है आज की काउंटिंग डे पर, और लगातार आप एनएफ न्यूज पर बने रहिएगा, क्योंकि अभी जो कॉलम आपको शून्य शून्य नजर आ रहे हैं, कुछ देर में यहां पर रुझान नजर आएंगे, और फिर उसके बाद जब रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे हर एक पार्टी से, उनकी भी राय रखेंगे। फिलहाल इंतजार थोड़ा सा कीजिए, थोड़ी देर बाद आपको यहां पर चुनाव के रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल पंकज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों की बारी है कि वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, और आप सबसे निवेदन है लगातार एनएफ न्यूज पर बने रहिएगा, क्योंकि काउंटिंग डे पर आपको सबसे तेज खबरें यहीं पर मिलेंगी। नमस्कार।